हिंदी में ये जो छंद शब्द है ना, ये व्याकरण का जो शब्द है छंद, और ये कक्षा 10वीं के ऊपर बच्चों को ज़्यादातर जो है वो आ जाता है और वो उसे घबरा जाते हैं, यार क्या है ये छंद, ऐसा सोचने लग जाते हैं ना। तो इस वीडियो में मैं ना आपकी ये घबराहट है सारी दूर कर दूंगा। आप जानेंगे कि ये छंद क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम छंद की परिभाषा, प्रकार, भेद और उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छे से ये जो छंद हैं वो समझ में आ जाएंगे। अब कोई भी हैं इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि हाँ, आप हमें छंद जो है वो आ गए, क्योंकि वीडियो में मैं जो भी डालूंगा वो ओरिजिनल ही डालूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, ना ही आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। कुछ आपने अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछो। टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, समय की कीमत को पहचानो और इस वीडियो को एक बार देख लो। एक बार देख लिया तो छंद जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बता दो मैं आपको, छंद होता क्या है। ठीक है, छंद क्या होता है, ये मैं आपके सामने एक छतरी बना रहा हूँ। ठीक है, एक छतरी बना दी मैंने, मान लो एक छतरी है। ठीक, एक छतरी बना दी। इस छतरी को, छतरी या छाता जिसको कहते हैं आप, इसको जो पकड़ने वाला है, जो नीचे से इसको पकड़ता है ना, इस पकड़ने वाले को इस छाते ने क्या करा हुआ है, ऊपर से ढक के रखा हुआ, आच्छादित करके रखा ऊपर से। अगर बारिश गिरेगी तो उससे बचाएगी, अगर धूप गिरेगी तो उससे बचाएगी, है ना। तो इसने इसको क्या करके रखा, छादित करके रखा हुआ है। आच्छादित भी कह सकते हो आप और छादित भी कह सकते हो, छादित करके रखा हुआ है ना। इसने इसको एक प्रोटेक्शन दे के रखी हुई है, किससे, धूप और। वैसे ही जो छंद है ये भी कविताओं को एक प्रोटेक्शन दे करके रखता है, कविताओं को बांध करके रखता है। व्याकरण की भाषा में इसको छंद कहते हैं ना, छंद, ये है छंद। चलिए जानते हैं छंदों के विषय में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपके हिंदी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है उसकी वीडियो यहाँ मिलेगी। 11th 12th की हिंदी, आरोह, वितान, ये सब आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलेंगी, इधर उधर की बातों के बिना। सीधा जो है उसको पढ़ लियो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 5-6 दिन लगा करके आप किसी से पढ़ रहे हो, नहीं, एक ही दिन में पढ़ जाओ उसको, एक बार पढ़ो, फिर दूसरी बार फिर से उसको एक बार लगा करके सुन लेना। काम करते यहाँ वहाँ जाते सुनो उसको, 2-3 बार सुन लो, बस सुन लोगे तो काफ़ी आपके लिए। इधर उधर की वीडियो में क्या घूमते हो, इतनी तो नॉलेज है ही है इंसान को कि वो समझ लेता है हर चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। देखो, मैंने छंद का जो एक लौकिक अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया छाते वाले कंसेप्ट से, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि जिस रचना में मात्राओं, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना की लिखा हुआ है, इसमें मात्रा है, कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है ना, ई मात्रा, और वर्णों की विशेष व्यवस्था। और ये जो वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 वर्ण हैं, इसकी विशेष व्यवस्था था, संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। छंद कोई एवं ही कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब वो कोई कविता लिखी जाती है ना, उसमें ये जो कविता लिख रहा है कोई इंसान, ये ऐसे कविता लिख रहा है, इस कविता में कितने मात्राएं डालनी है, कितने अक्षर डालने, ठीक है, और क्या इसमें तुक जो है वो मिल रही है, लास्ट में राइमिंग वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, या राइमिंग वर्ड्स के बिना भी क्या इसको गाया जा सकता है, संगीत है इसमें। तो ये चीज़ समझने के लिए छंदों की ज़रूरत पड़ती है कविता में, इसलिए छंद जो हैं वो डाले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्वयं ईश्वर से इसकी उत्पत्ति बताई गई है पुरुष सूक्त में। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं आगे। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि जी को माना गया है। जो लौकिक संस्कृत के छंद हैं उनका जन्मदाता वाल्मीकि जी को माना गया है। देखो, छंद जो है ना वो आए किससे हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, संस्कृत से ही आए हुए हैं। आजकल हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन आए किससे, संस्कृत से। संस्कृत में जो श्लोक होते हैं ना उनमें इनका प्रयोग होता था। सर्वप्रथम श्लोकों से पहले अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में छंद होते थे, वो अलग छंद होते थे, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, इस तरह के छंद होते थे, अनुष्टुप, बृहति। लेकिन उसके बाद ये वाल्मीकि जी आ गए ना, वाल्मीकि जी ने क्या किया, लौकिक छंद दिए, मतलब आज के समय की संस्कृत के लिए छंद दे दिए उन्होंने। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है,
किसको माना जाता है? छंद सूत्र को। किसने लिखा हुआ है? ये पिंगल ने लिखा हुआ है, ठीक है। इनको पिंगलाचार्य भी कहते हैं, पिंगलाचार्य, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है हिंदी में वो लिखा है आचार्य पिंगल। तो आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबंध वर्णन किया था। इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति जो है वो छंदमाला है। छंदमाला करके हिंदी में भी एक छंद सूत्र है, मतलब छंदों का एक ग्रंथ है, उसको छंदमाला कहते हैं। छंद के संगठक तत्व 8 हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। चलिए जानते हैं। चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है, ठीक है। एक तो है चरण। क्या है ये चरण? छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चरण, देखो चरण जैसे हम खड़े रहते हैं, हम खड़े हुए हैं तो हमारे चरण ये हैं ना, ये है हमारे चरण 2। इन्हीं चरणों को हिंदी में चरण भी कहते हैं, चरण वंदना जिसको आप कहते हो इसको पाद भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये चलने के लिए प्रयोग होते हैं। वैसे ही जो कविता है वो जब चलती है, ऐसे चल रही है, नदी की भांति चल रही है, तो कौन उसको आगे बढ़ा रहा है? उसको बढ़ा रहे हैं आगे पाद या चरण। तो कितने चरण हैं एक कविता में वो डिपेंड करता है, और एक चरण में कितने अक्षर हैं वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि वहाँ पर छंद कौन सा है। तो जो छंद माला जिन्होंने बनाई हुई है या छंदों के जो रचयिता हैं उन्होंने यही कहा हुआ है, अगर इसमें 8 अक्षर हो जाते हैं, इसमें भी 8 अक्षर हो जाते हैं, इसमें भी 8 हो जाते हैं, इसमें भी 8 हो जाते हैं, तो एक छंद आ जाएगा, इसका नाम रखा होगा उन्होंने, भाई इसका ये छंद, इसका ये नाम है, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। क्या है? वर्ण है या मात्रा है? वर्ण है या मात्रा, ये देखते हैं। अगर वर्ण हो तो वर्णिक छंद हो जाएगा, मात्रा हो तो मात्रिक छंद हो जाएगा। अब पाद जो है, पाद कहते हैं आधी पंक्ति को, आधी पंक्ति को कहते हैं पाद। जैसे पूरी लाइन लिखी हुई है ना, इसका आधा जो है एक पाद हो गया, फिर दूसरा पाद हो गया, फिर तीसरा पाद हो गया, चौथा पाद हो गया। ज़्यादातर 2 पंक्तियों में 4 पाद होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम। अब मान लो कि ये जो प्रथम पाद है और ये तृतीय पाद है ना, इनको विषम कह देते हैं, इनको क्या कह देते हैं? सम कह देते हैं। और दूसरे तथा चौथे चरण को सम कहते हैं। वर्ण ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। अब ये तो पता ही है भैया आपको कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण कहते हैं ध्वनि की मूल इकाई को, ध्वनि की जो मूल इकाई है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ फूल पड़े हुए हैं, 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, जब इसको पिरो देते हो आप तो क्या बन जाती है? फूलमाला। वैसे ही अगर वर्ण जो है शब्द है, इनको इकट्ठा कर दिया किसी ने, एकदम एक जगह पे लिख दिया, तो उसको क्या कहने लग जाते हैं? वर्णमाला। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ण होते हैं लघु, एक होते हैं गुरु। छंद में क्या हर जगह 2 ही प्रकार के होते हैं, लघु होते हैं, गुरु होते हैं। लघु को ह्रस्व भी कहते हैं और गुरु को दीर्घ भी कहते हैं। लेकिन छंदों के मामले में ना इनको ह्रस्व दीर्घ नहीं कहते, इनको लघु और गुरु ही कहते हैं। तो मात्रा वर्गों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, ठीक है। जो वर्ग हैं या वर्ण हैं उनके उच्चारण में, यहाँ वर्ण है, ठीक है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, एक वर्ण आप बोल रहे हो, क बोल रहे हो, उसमें कितना समय लग रहा है, उससे बताने वाली जो चीज़ है उसको मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की मात्रा 1, लघु वर्ण जो होते हैं उनकी मात्रा 1 रहती है, और गुरु वर्णों की मात्राएं 2 होती हैं। उनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। काउंटिंग होती है ना मात्राओं की। तो लघु को तथा गुरु को 5 द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। लघु को तथा गुरु को 5 द्वारा व्यक्त करते हैं, लघु को तथा गुरु को 5 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो लघु को जो है वो स्वर, क्या है ये? स्वरों की बात हो रही है ना। लघु को जो है इस तरह से व्यक्त करते हैं, गुरु को इस तरह से व्यक्त करते हैं। क्लियर? ये 5 की तरह दिख रहा है ना। तो क्रम, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। क्रम, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। जैसे यदि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, ये क्या हो गया? क्रम हो गया। दोहे के चरण को चित्रकूट चितचारु, राम कथा मंदाकिनी रख दिया जाए तो सारा क्रम जो है बिगड़कर सोरठा का चरण हो जाएगा। ये सोरठा होता है, दोहा होता है, ये अलग अलग छंद होते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई। अब यति छंदों को पढ़ते समय बीच में कुछ रुकना पड़ता है,
इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। जब हम किसी को पढ़ते समय रुक जाते हैं, जब रुक क्या जाते हैं, रुकना ही पड़ता है। जब हम श्लोक पढ़ रहे हैं या किसी दोहे को पढ़ रहे हैं, जैसे हनुमान चालीसा का दोहा है, पवन तनय संकट हरन, अब यहाँ रुक रहे हैं, थोड़ा सा ही रुक रहे हैं, लेकिन रुक रहे हैं, तो ये रुकना क्या कहलाता है? ये रुकना क्या कहलाता है? यति। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति मतलब रुकना होता है। गति, एक और शब्द होता है गति। गति का अर्थ होता है लय। गति का क्या अर्थ होता है? लय। तो छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति या लय कहते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं ना, ये या तो क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से तो बोला जाता है। ये क्या होते हैं? या तो लघु होते हैं या क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, है ना, या छोटे होते हैं या बड़े होते हैं। अब ये छोटे और बड़े जब बोले जाते हैं तो उसको बोलते समय एक गति जो है वो चल रही, स्पीड की एक स्पीड का ध्यान रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लय कहते हैं, लय, है ना। तुक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। तुक तो आपको बताइए राइमिंग वर्ड को कहते हैं, इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तुक, तुक मतलब जो अंत में मिल रही है चीज़, उसको कहते हैं तुक। जिस छंद में तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत, और जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत कहते हैं। अब अतुकांत किसे कहते हैं, तुकांत किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये ना एक बैकग्राउंड आपको पता लग गई इन सब चीज़ों का। जब आपको पता चल गया तो आप आगे आपको समझ में आने लग जाएगी सारी चीज़। तो गण 3 वर्गों के समूह को गण कहते हैं। अब गण भी एक शब्द है, तो गण किसे कहते हैं? जब 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्गों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 3 वर्ग नहीं है, 3 वर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो गणों की संख्या 8 है। कितनी संख्या है? 8। ये कौन कौन से? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। ये हो गए कितने? 8 हो गए। ठीक है, तो अब ये 8 जो है वो सीक्वेंस बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको कौन सा पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कौन सा, पहले आपको भगन पता होना चाहिए। अगर भगन पता हो जाएगा उसके बाद यगन पता होना चाहिए। नहीं, पहले आपको मगन, फिर नगन, फिर भगन, फिर यगन। ठीक है, फिर जगन, फिर रगन, फिर सगन, फिर तगन। इस तरह से अगर आपको सीक्वेंस पता लग जाएगा तो देखते हैं आगे, चलिए चलते हैं। इन गणों के नाम रूप यमात राज भानस लगा, यमात राज भानसा लगा सूत्र द्वारा सरलता से ज्ञात हो जाता है। क्या? यमात राज भानसा लगा सूत्र द्वारा सरलता से ज्ञात हो जाता है। ये एक सूत्र है, मतलब सूत्र मतलब जिसको निमोनियन क्या कहते हो इंग्लिश में, है ना। तो वही जो है यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सूत्र में लिखा हुआ, नियम में लिखा हुआ है, यमात राज भानसा लगा। तो यहाँ यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, लगन, है ना। तो ये तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूत्र द्वारा सरलता से ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक वृत्तों या छंदों में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त हैं। जो मात्रिक छंद हैं उनमें कोई बंधन नहीं है। गणों के नाम, सूत्र, चिन्ह और उदाहरण इस प्रकार हैं। चलिए, गण, सूत्र, उदाहरण, सूत्र, चिन्ह, उदाहरण। जैसे ये आ गया यगन। ठीक है, यगन, यगन का उदाहरण क्या आ गया? यमाता। क्या आ गया उदाहरण? यमाता। यमाता में आप देख रहे होंगे उसके आगे लिखा हुआ ISS लिखा हुआ। ISS मतलब बहाना, ISS करके बहाना लिखा हुआ है। ठीक है, ISS करके बहाना लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये एक चिन्ह है, ये भी चिन्ह है। देखो ये आ गया हमारे पास गण, गण आ गया यगन, फिर ये आ गया सूत्र यमाता, और ये आ गया चिन्ह, ये और ये 2 चिन्ह, और ये आ गया इसका उदाहरण बहाना। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 1 लिखा हुआ है, फिर SS लिखा हुआ, ISS लिखा हुआ, ISS, है ना। क्या लिखा हुआ है? ISS। तो ISS का क्या मतलब हो गया कि ये जो पहला है वो लघु है, फिर ये क्या है? दीर्घ है, और ये भी क्या है? दीर्घ है।
जैसे ये यमाता है ना, सूत्र, यमाता इसका सूत्र है, मतलब नियम है। तो यमाता आप याद रखने लग जाएंगे तो आपको इससे बना हुआ शब्द हर एक याद होने लग जाएगा, इसलिए यमाता एक सूत्र बता के दिया हुआ है। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे जो पहला ब है ये क्या है, आई है, लघु है, और हा में आ की मात्रा है, ना में आ की मात्रा है, तो ये दोनों क्या है, गुरु हैं, है ना, ISS हो गया। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर ये ISS किस गण में आता है, तो किस गण में आता है, ये एक प्रश्न बनता है। किस गण में आता है, ये आता है यगन में, ठीक है। अब अगर वैसे ही अगर आपको एग्जाम में उदाहरण आ जाता बहाना, यहाँ पर कौन छंद का कौन सा गण है, तो आपको कौन सा बताना है, कौन सा बताना है आपको, यगन। तो ये यमाता इसके लिए साथ में लिखा जाता है, क्योंकि ये यमाता जो है ये इसका एक सूत्र है। इसी के सहायता से आप बाकी वाले भी अच्छे से कर लेंगे। अब आगे वाला बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ मगन, मगन का है मातारा, मातारा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, तीनों क्या है, दीर्घ हैं, SSS तीनों दीर्घ है। तो तीनों का जो उदाहरण है वो है आज़ादी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे अ है, छोटा आ नहीं है, छोटा होता तो यहाँ ये वाला साइन होता, यहाँ क्या है, बड़ा है, बड़ा है, यहाँ पर भी अगर जा ऐसे होता तो ऐसे होता, अगर यहाँ पर सिर्फ दा और ई होता तो ये तीनों क्या हो जाते, लघु हो जाते। लेकिन ये तीनों जो हैं वो दीर्घ हैं, बड़ा है, जा के साथ बड़े आ की मात्रा, दा के साथ बड़ी की मात्रा है, तो तीनों क्या हो गए, बड़े हो गए। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, मगन हो गया। कौन सा गण हो गया, मगन। तगन, तगन की क्या निशानी है, जैसे ये लिखा ताराज, तो SSI, इसको हम कहेंगे बाजार। तो रगन में क्या है, देखो ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये तो यहाँ पर आपको क्या है, बा में आ की मात्रा, जा में आ की मात्रा और रा, मतलब बा दीर्घ, जा दीर्घ और रा क्या है, लघु। उस तरह से रगन, रगन क्या है, राजभा, राजभा। ये देखो सूत्र जो आपने पढ़ा था, यामाता राजभान सा लगा, ये उसी से ही सारे निकल रहे हैं। तो राजभा उसमें से आ गया, किसमें से, रगन से। तो राजभा, तो राजभा में क्या है, SIS, SIS, S मतलब गुरु, झ मतलब लघु और भा मतलब फिर से गुरु। ये याद रखना आप, जो शुरू में सूत्र बताया गया था, यमाता राज भानसा, भानसा लगा, यमात है, यमाता नहीं था, यमात, यमात है, यमात राज भानसा लगा। तो पहले जो है आप देख रहे हैं, यहाँ से आप साथ साथ में आप पता भी चलता रहेगा आपको कि कौन सा किस में है। तो सबसे पहले यगन आया था, यगन में क्या है, यमात तक जाना आपने, है ना, यमात तक। तो यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ और यहाँ फिर क्या, लघु। फिर मातरा तक जाएगा, क्योंकि तीन तीन वर्णों का ही एक गण है। तो मातरा तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माँ में क्या है, दीर्घ, ता में लघु, फिर रा में फिर से दीर्घ, SIS आ गया। ऐसा ही था ना, ये देखो फिर से दिखा रहा हूँ आपको, नहीं मातरा था, मातरा था, यमाता राजभान सा लगा, इस तरह से राजभान सा लगा। एक बार फिर से देख लो, चलो अच्छे से। सूत्र जो है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये है यमाता है यहाँ पर, राजभान सा लगा। तो इस तरह से आप इसको देखो, यमात राजभान सा लगा। तो ये एक उदाहरण है। उदाहरण के बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है हमारे पास, जगन। जगन का उदाहरण है जभान। जभान मतलब ISI, मतलब पहले लघु फिर दीर्घ फिर लघु। इसका उदाहरण है महेश। क्या उदाहरण है, महेश। उसके बाद है भगन। भगन में आप देख रहे होंगे कि भ है, घ है और ना है। और जो हमने उदाहरण देखा था उसमें क्या था, भ में आ की मात्रा, न और स, राजभान स, राजभान स, है ना। तो भा क्या है, दीर्घ है, ना क्या है, लघु है, और स क्या है, लघु है।
तो यहाँ इसका वो क्या है, चिन्ह है, और ये इसका उदाहरण आ गया मानस, भानस का उदाहरण मानस। उसी तरह से नगन, नगल में है न स ल, तीनों क्या है, लघु हैं, इसका उदाहरण है कमल। सगन में क्या है, स लगा, तो स लगा मतलब पहले में क्या है, लघु है, फिर उसके बाद क्या है, लघु, फिर उसके बाद क्या है, गुरु, ममता। अब बात करते हैं हम लोग छंद के प्रकार। छंद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद, 2 ही प्रकार, लेकिन उभय भी होते हैं और मुक्तक या स्वच्छंद भी होते हैं। तो इसलिए 4 छंद आज के समय में माने हुए हैं। तो मुख्य जो हैं वो 2 ही हैं, वार्णिक और मात्रिक। चलिए बढ़ते आगे। मुक्तक छंद को छोड़कर शेष वार्णिक, मात्रिक और उभय छंदों के 3 उपभेद हैं। ये 3 उपभेद निम्न प्रकार के हैं। सिर्फ मुक्तक छंदों को छोड़ के, कौन से छंदों को छोड़ के, मुक्तक छंद अगर हम छोड़ दें, इनको छोड़ करके शेष वार्णिक, मात्रिक और उभय छंदों के 3 भेद होते हैं। आगे 3 ये 3 उपभेद निम्न प्रकार से हैं। तो सम छंद के 4 चरण होते हैं। जो सम छंद होता है उसके कितने होते हैं, 4 चरण। ठीक, सम छंद मतलब जिसमें दो चरण हो गए, इसको सम छंद कह देंगे। इसमें कितने चरण हो गए, 4, एक ये वाला, एक ये 2, एक ये 4 चरण हो गए। और चारों की मात्राएं या वर्ण समान ही होते हैं, जैसे चौपाई, इंद्र वज्रा भी इसका उदाहरण है, इत्यादि। अर्ध सम छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्गों में परस्पर समानता होती है, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ठीक है। अर्ध सम छंद, एक होता है अर्ध सम छंद। अर्ध सम छंद कौन सा होता है, जिसमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं, दूसरे और चौथे छंदों की मात्राओं या वर्गों में परस्पर समानता होती है, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ठीक है। दोहे में क्या होता है कि 4 छंद हो गए, इनमें क्या रहती है, समानता रहती है। ठीक है। किस किस में समानता रहती है, किस किस में समानता रहती है, पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, इसमें और इसमें समानता रहेगी, इसमें और इसमें क्या रहेगी, समानता रहेगी, एक जैसे रहेंगे। अगर यहाँ पर 8 वर्ण होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ पर अगर 7 होंगे, यहाँ पर भी 7 होंगे, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, दोहा कह देंगे या सोरठा कह देंगे। तो चलिए जानते हैं, विषम नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 4 से अधिक 6 चरण होते हैं। 4 से अधिक हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 6 चरण हो जाएंगे, और वह एक समान वजन के नहीं होते, जैसे कुंडलिया, छप्पय आदि। कुंडलिया, छप्पय छंदों के नाम है। इसमें क्या होता है, 4 से अधिक चरण हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे इसमें। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे कि ये कौन सा छंद है, यहाँ पर विषम छंद है, ये सम छंद नहीं है। ठीक है। अगर 4 होता, बराबर होते, अगर यहाँ नीचे 2 और हो जाते, 8 हो जाते, तो ये सम ही कहलाता। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 लाइनें होंगी, तो 3 लाइनें क्या होंगी, विषम होंगी। छंदों का विवेचन, सबसे पहले वार्णिक छंद की बात करते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, उन्हें वर्णवृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण वार्णिक छंदों का विवेचन इस प्रकार से है, जैसे इंद्र वज्र छंद हो गया। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11। ठीक है, ये याद रखना। इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, 11 होते हैं। यहाँ आप इसकी कोई निशानी बना लो, जिससे आपको पता लगने लग जाएगा। जैसे इंद्र वज्रा में अंत में क्या है, ये आपको ये मात्रा दिख रही है, और वज्रा में ये वाली मात्रा दिख रही है। अगर आप दोनों ये ले लो तो आपको ऐसे आभास हो जाएगा एग्जाम में कि इसके कितने वर्ण रहते हैं, इसमें 11। ये पूछा जाता है कई बार ना, कि इंद्र वज्रा में एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि 11 होते हैं। 5वें या छठे वर्ण पर यति होती है, 5वें या छठे वर्ण पर यति हो जाती है। यति मतलब वहाँ पर जाकर के क्या होता है, रुक जाता है। तो इसमें 2 तगन होते हैं। जब भी इंद्र वज्रा की बात आती है तो इसमें 2 तगन होते हैं, मतलब SSI, एक जगन होता है, तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से लिखा होता है, SSI, फिर उसके बाद ISI, और अंत में ये 2, इस तरह से हो गए इसकी एक लाइन। अब कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, कितने वर्ण कितने दिख रहे हैं आपको, अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ कितने वर्ण हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 हैं,
फिर यहाँ पर 2 हैं, फिर यहाँ पर 1 है। अब इनको काउंट करते हैं, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 और 1 10 हो गए। मतलब फिर उसके बाद 1 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 2 हैं, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर 2 है। कितने हो गए? 1 2 3 1 4 2 6 और 2 8। अगर हम, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इस तरफ कितने हैं? 10 हैं, और इस तरफ कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर कितने हैं? 2 1 3 1 4 2 6 2 8, यहाँ पर 8 दिख रहे हैं। टोटल कितने वर्ण दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 18 वर्ण दिख रहे हैं, है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अभी हम। जैसे SSI SS, ISSI ISI IS, ठीक है। जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये इसका उदाहरण था। उसी तरह से दूसरा जो हमारे पास छंद है उसका नाम है उपेंद्र वज्र। क्या नाम है? उपेंद्र वज्र। इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके अंत में भी वज्रा आ रहा है। वज्रा वज्रा वाले दोनों में क्या होते हैं? 11 ही होते हैं, 11 वर्ण। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें व 6ठे वर्ण पर यति होती है। 5वें व 6ठे वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। 5वें या 6ठे वर्ण पर ये क्या हो जाता है? जा करके रुक जाता है। अब आप देख रहे थे कि ऊपर जो हमने इंद्र वज्रा पढ़ा, उसमें हमने जब काउंटिंग किए तो 11 नहीं थे, 11 के बजाय कितने थे? 18 थे। तो छंदों में भी ना पूर्ण छंद होता है, अर्ध छंद होता है, इस तरह से छंद होता है। जरूरी नहीं है कि 11 के 11 पूरे ही होते हैं, कई बार 10 भी होते हैं, और कई बार इस तरफ 12 भी हो सकते हैं। एक ज़्यादा एक कम, वो कहते हैं कि छंदों में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उससे मिलते जुलते ही रहते हैं, ठीक है। वर्ण पर यति होती है। इसमें जगन ISI, तगन SSI, जगन ISI, अंत में 2 गुरु SS होते हैं। जैसे बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ याद हो जाती है तो आपको ना कहीं दूसरी जगह से आपको ऐसे छंद ढूंढना नहीं पड़ेगा आप कि इसमें छंद कौन सा है। व्याकरण की पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ये जो नियम है अगर आपको याद हो जाता है तो आपको पता लग जाता है। फिर देखो यहाँ लिखा है ना बड़ा, ब ड और आ। यहाँ देख रहे हैं आपको ये लघु है, ये डा में आ की मात्रा है तो ये दीर्घ है। फिर ये आप देख रहे होंगे ई की मात्रा है का में, तो ये क्या हो गया? फिर से लघु हो गया। फिर ये छो दिख रहा है आपको, फिर ये आपको टा दिख रहा है, फिर ये आपको कू दिख रहा है, फिर ये आपको फिर से दीर्घ दिख रहा है, ठीक है। फिर SS देख लो आप, उसके बाद अंत में क्या होंगे? दोनों SS हो जाएंगे। अब इसके भी कुछ उदाहरण हैं, देखो। जैसे यहाँ ज़रूरी नहीं है आपको छा में जो है वो आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या है? S लिखा हुआ, दीर्घ होना चाहिए, आ की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा तो का में है, ठीक है। फिर उसके बाद माँ में जो है वो क्या है? क्या दिख रहा है आपको? माँ में आपको लघु दिख रहा है। फिर की में दीर्घ है, जई में भी दीर्घ है, मतलब काम कीजिए का यहाँ पर आना चाहिए, है ना। ये आपको देखने में लग रहा होगा। अब इन दोनों का कहीं यहाँ पर इतना ज़्यादा वो लागू नहीं हो पा रहा, तो बीच बीच में ऐसा होता है, लेकिन ये नियम बनता हुआ आपको उस लाइन में दिखना चाहिए। जिस लाइन की बात हो रही है उसमें ये नियम बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी आपका छंद है वो उपेंद्र वज्रा कहलाएगा, इंद्र वज्रा कहलाएगा। परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, ये लिखा है। उसके बाद परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। अब यहाँ परंतु पूर्वा, देखो यति जहाँ पर हुई, यति यहाँ पर रुका गया, उसके बाद फिर से ये लागू हो जाता है। अगर यति यहाँ पर हुई है, यहाँ पूर्ण विराम लगा ना, पूर्ण विराम किस लिए लगता है? रुकने के लिए लगता है ना। तो रुकने के लिए यहाँ विराम लगा, तो यहाँ के बाद में ये नियम फिर से शुरू हो जाएगा। अब देख लो अ प, फिर ये 2 अक्षर है ना, जब 2 अक्षर लिखे जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। उसी तरह से तू में क्या है? लघु है। उसी तरह से पू वा पर, तो ये सारा इसमें आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है?
इस नियम को आपको अच्छे से अपने दिमाग में उठा लेना है कि जगन तगन जगन, जगन तगन जगन तथा अंत में दो गुरु उपेंद्र वज्रा में होते हैं। ठीक है, और पांचवें व छठे वर्ण पर यति होती है। पांचवें या छठे वर्ण पर क्या होती है? यति होती है, मतलब रुकना पड़ता है। तो पांचवा या छठा वर्ण अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा है? ये आ गया एक पहला वर्ण, फिर ये आ गया दूसरा वर्ण, ये आ गया तीसरा वर्ण, फिर ये आ गया चौथा वर्ण, फिर ये आ गया पांचवा वर्ण, ये आ गया छठा वर्ण। तो यहाँ रुकना है। ठीक है, ये यहाँ नहीं रुकना है तो कहाँ रुकना है? यहाँ पर रुकना आपको। बड़ा कि छोटा कुछ, फिर उसके बाद काम कीजिए, इस तरह से यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर रुकना है, वहीं पर रुकना है, जैसा इन्होंने कहा है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे 1 2 3 और 4, उसके बाद 4 पे रुकना है। पहले आप कितने पे रुके? 5 पे रुके या 6 पे रुके, या अगर यहाँ 5 पे रुकते बड़ा कि छोटा, फिर उसके बाद यहाँ से काउंटिंग करने लगते 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ 6 दिखेंगे आपको। इस तरफ भी 6 दिखा, इस तरफ भी 6 दिखा, तो दोनों तरफ आप क्या करें? नहीं, इस तरफ 5 दिखेंगे, इस तरफ आपको 6 दिखेंगे। तो यहाँ छठे पे रुको, यहाँ पर 5 पे। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो यहाँ कौन सा छंद था? उपेंद्र वज्रा। विशेष इंद्र वज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है। यदि इसे लघु कर दिया जाए तो उपेंद्र वज्रा छंद बन जाता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में यही फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये विशेष में बताया आपको। क्या है? क्या बताया विशेष में? कि इंद्र वज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है। इंद्र वज्रा का पहला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। यदि इसे लघु कर दिया जाए तो उपेंद्र वज्रा छंद बन जाता है। ठीक है, मतलब उपेंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण है वो क्या होता है? गुरु होता है ना। क्या होता है वो? गुरु होता है। अगर उसको लघु कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? उपेंद्र वज्रा वर्ण। उस तरह से हमारे पास आता है वसंत तिलका। वसंत, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में कितने होते हैं? 14 वर्ण। जैसे आपने इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में पढ़ा 11 होते हैं। वसंत तिलका में कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब 14 को हम कैसे पता चलेगा कि यार बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, इसका कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसके लिए भी आप कोई फार्मूला क्रिएट कीजिए, है ना, तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। इसलिए आप ये 14 के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे ये वाला 1 ले लिया आपने, इससे पीछे चले गए, ये का दिख रहा है आपको, इस का जो बीच में एस दिख रहा है आपको, इसको अगर आप ऐसे ले लें तो ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक नियम बना के चलें कि इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। किसमें? वसंत तिलका। वर्णों के क्रम में क्या रहता है इसमें? इसमें पहले रहता है तगन, फिर रहता है भगन, फिर 2 जगन होते हैं इसमें, ISI 2 गुरु होते हैं। तो इस तरह से जैसे उदाहरण है, भू में रमी शरद की कमनीयता थी। भू में रमी शरद की क्या थी? कमनीयता थी। अब यहाँ देख लो आप, भू लिखा हुआ है, भू में ऊ की मात्रा है तो ये क्या है? गुरु है। में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अनुस्वार रहता है ना। अनुस्वार जब साथ में हो जाता है या संयुक्त वर्ण रहता है तो वहाँ गुरु कहलाता है। में भी क्या है? में भी गुरु है। उस तरह से र क्या है? ये लघु है। मी क्या है? ये गुरु है। उस तरह से श क्या है? श तो एक सिंगल वर्ण है तो ये लघु है। र भी लघु है, द भी क्या है? लघु है। उस तरह से की लिखा है, क में की मात्रा ये क्या है? गुरु है। कमनीयता थी। तो नीला अनंत नव निर्मल हो गया था। अब उसके बाद आता है मालिनी मजु मालिनी। ये एक छंद है। इस छंद में मालिनी मजु मालिनी में कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। कितने? 15 वर्ण होते हैं तथा 8वें 7वें वर्ण पर यति होती है। 8वें और 7वें में होती है कितनी? क्या होती है? यति होती है। अब यहाँ मालिनी मजु मालिनी में 15 वर्ण हैं, इसको हम कैसे याद करें? कैसे पता चलेगा कि इसमें 15 वर्ण होते हैं, है ना? इसके लिए भी कोई फार्मूला क्रिएट करें। इसके लिए फार्मूला कैसे क्रिएट करें ये आप बताइए। ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे ये नी लिखा हुआ है, नी, है ना, नी में जो ई की मात्रा है इसी से हम पकड़ते हैं। यहाँ जो मात्रा है इसके नीचे का यहाँ तक ले लेते हैं और ऊपर का ये जो है यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं।
तो ऐसे में क्या हो जाता है कि बोध होने लग जाता है कि एस की तरह है। तो एस की तरह कौन सा अक्षर होता है हमारा, कौन सा होता है, 5वां होता है। तो इसमें कितने वर्ण हो जाते हैं, 15 वर्ण। तो 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। वर्गों के क्रम में 2 नगन होते हैं, 1 मगन होता है, 2 यगन होते हैं। ये आप नोट कर लो कॉपी पे, ठीक है। क्या क्या होते हैं, वर्गों के क्रम में 2 नगन होते हैं, 1 मगन होता है तथा 2 यगन होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो ये इसका उदाहरण था, किसका, मालिनी छंद का। कौन से छंद की बात हो रही थी, मालिनी, मधुमालिनी छंद। इसमें क्या है, टोटल 15 वर्ण होते हैं, 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। वर्गों के क्रम में 2 नगन, 1 मगन, उनके क्रम में 2 नगन होते हैं, 1 मगन होता है तथा 2 यगन होते हैं। जैसे यहाँ बना के सामने रखा आपको, तो लिखा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकूं वह हृदय हमारा नेत्र कहाँ। तब उसके बाद है छंद कौन सा, मंदाक्रांत। मंदाक्रांत छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 मगन, 1 बगन, 1 नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। तो मंदाक्रांता में कितने होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं, तो आपने बताना कितने होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। इसका हम कैसे बता सकते हैं, ये भी देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ता और आ लिखा हुआ है, ये ता लिखा है, ये आ लिखा है। अब ये जो ता है, ता हम यहाँ से ना लिख करके यहाँ से अगर लिखें इस तरह से, और यहाँ ये वाला जो 1 है यहीं पर रखें और इसको इस तरफ से देखें, तो ये किस तरह से दिखेगा आपको, 17 की तरह दिखेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें खुद अपने तरीके से, तो पता लगने लग जाएगा कि मंदाक्रांता में कितने होते हैं वर्ण, 17 होते हैं। तो चौथे, छठे तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तमचुर जगे ज्योति फैली दिशा में। तो ये इसका उदाहरण हो गया, क्या, तारे डूबे तम टल गया, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। यहाँ देखो, तारे क्या होते हैं, रात को जो स्टार दिखाई देते हैं आपको, वो क्या हो गया, डूब गए, मतलब दिखना बंद हो गए। तम टल गया, तम मतलब अंधेरा, अंधेरा क्या हो गया, टल गया, अंधेरा खत्म हो गया। छा गई व्योम लाली, व्योम होता है आकाश, आकाश पर लाली सी छा गई, मतलब सूर्योदय का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो छंद कौन सा यहाँ पर, मंदाक्रांत है। पंछी बोले तमचूर जगे ज्योति फैली दिशा में। उसी तरह से छंद है हमारे पास शिखरिणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 यगन होता है, 1 मगन होता है, 1 नगन होता है, 1 सगन होता है और 1 भगन होता है, ठीक है। 1 लघु एवं 1 गुरु होता है। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं, 17। तो शिखरिणी और दूसरा कौन सा था, मंदाक्रांता। शिखरिणी और मंदाक्रांता दोनों में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर अंत में ई की मात्रा आ रही है, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना कि यहाँ 15 अक्षर है, नहीं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ शिखरिणी में भी 17 हैं। मंदाक्रांता और शिखरिणी ये दोनों याद रख लो, मंदाक्रांता और शिखरिणी दोनों में क्या है, कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, ठीक है। तथा 6 वर्णों पर यति होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसका उदाहरण, अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से, अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से, बना जो देती थी वह गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपम, जड़ी बूटी हो बहु फलवती थी विलसती, ठीक है। तो यहाँ पर छंद था शिखरिणी। उसके बाद बात करते हैं हम वंशज छंद की। इस छंद के प्रत्येक चरण में, वंशज छंद के प्रत्येक चरण में 1 जगन होता है, 1 तगन होता है, 1 जगन होता है और 1 सगन के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। जैसे, ना कालिमा है मिटती कपाल की, ना बाप को है पढ़ती कुमारी, प्रतीति होती ये थी विलोक के, तपोमयी सी तनया तमारी की, ठीक है।
कौन से छंद की बात हो रही थी यहाँ पर? वंशस्थ छंद। तो वंशस्थ छंद में कितने अक्षर हो गए, कितने वर्ण हो गए? 14। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं इसमें? वंशस्थ में 14। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि वंशस्थ में 14 वर्ण होते हैं। यहाँ आपको था दिख रहा होगा, था भी थोड़ा चार जैसा ही दिख रहा है। अगर यहाँ 1 लगा दिया जाए तो 41 बन जाएगा, 41 को उलट कर दिया जाए तो 14 दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। वंशस्थ में कितने छंद होते हैं? 14। तो ये इसका क्रम रहता है। और इसका उदाहरण है, ना कालीमा है मिटती कपाल की, ना बाप को है पड़ती कुमार की। प्रतीति होती ये थी विलोक की, तपोमय सी तनया तमारी की। अब द्रुत विलंबित छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन होता है, 2 बगन होते हैं और एक रगन के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। किसमें? द्रुत विलंबित में। द्रुत विलंबित में होते हैं 12 अक्षर। ठीक है, ये आप याद रख लें कि द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। और क्या क्या होता है उसमें? इसके छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन होता है, 2 भगन होता है और एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। 4-4 वर्णों पर यति होती है। 4-4 वर्णों पर जाकर के क्या होती है? यति होती है। जैसे ही 4 वर्ण आए तो वहाँ रुक जाओ, फिर 4 वर्ण आए फिर रुक जाओ। ठीक है, तो कुल इसमें वर्ण कितने होते हैं? 12। तो 4 पे अगर यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुक गए 4 पे, यहाँ पर भी अगर रुक गए हम 4 पे। ठीक है, यहाँ तो हो गए कितने? टोटल 8 हो गए। तो यहाँ पर भी अगर हम रुक गए 4 पे तो यहाँ ये तीनों मिल करके कितने हो गए? 4-4 8 और 4 12। मतलब इसमें ना 3 आपको दिख रहे होंगे चरण, 1 2 3 चरण दिखाए। ठीक है, 4 चरण है ही नहीं इसमें, ये 4 चरण वाला छंद है ही नहीं है। कौन सा ये? यह द्रुत विलंबित। ठीक है, 4 चरण वाला नहीं, इसमें 3 ही चरण है। तो 12 वर्ण, क्योंकि 4-4 वर्णों पर यति होती है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपको अगर दिख रहा है अच्छे से तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर तीन ही जो वर्ण हैं वो अंत में दिख रहे हैं। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, है ना? यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है। यहाँ तक आता तो यहाँ पर भी ये दोहा सा दिखता है आपको, लेकिन वैसी बात नहीं है। फिर उसके बाद है मत्त गयंत, जिसको हम लोग मालती छंद कहते हैं। मत्त गयंत को मालती। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 वगन और अंत में 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। किसमें? मत्त गयंत में। मत्त गयंत में 23 वर्ण होते हैं, ये याद रखिए। मत्त गयंत में कितने वर्ण होते हैं? 23। तो ये मालती छंद भी कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 वगन होते हैं और अंत में 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। जैसे ये इसका उदाहरण है, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश सहु जाहि निरंतर गावे। फिर उसके बाद नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तो पुनि पार न पावे। तो यहाँ पर मत्त गयंत छंद था। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है, शेष महेश गणेश सुरेश एस एस एस, फिर उसके बाद फिर से दिनेश सहु जाहि निरंतर गावे। तो ये कुछ जो राइम्स मिल रही हैं, ये जो एक सुर सा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यही आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं और उदाहरण को इस तरह से समझ लेते हैं तो आपको जो है छंद निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तो पुनि पार न पावे। अब 10वें छंद की बात करें तो वो है सुंदरी सवैया छंद, इसको कहते हैं सुंदरी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगन होते हैं और अंत में एक गुरु, मिलाकर 25 वर्ण हो जाते हैं। किसमें? सुंदरी सवैया में। सुंदरी सवैया में कितने वर्ण होते हैं? 25। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सवैया छंद जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। सुंदरी सवैया भी पूछा जा सकता है। सुंदरी सवैया में अगर कोई पूछे आपको कितने वर्ण होते हैं तो 25 वर्ण होते हैं, ऐसा आपको आना चाहिए। जैसे उदाहरण है, पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजन कोटि मनोज लजाए, करवान सरासन शीस जटास रसी रुह लोचन सोन सहाय, जिन देखे रखी सत बायहु ते तुलसी तिन तो मह फेरी न पाए। तो ये यही मार्ग आज किशोर वधु वैसे समेत सुबाई सिधाए। तो ये यहाँ तक वर्ण वाले छंद थे, जिसको हम लोग वार्णिक छंद कहते हैं।
ठीक है, वार्णिक छंद। अब बात करते हैं हम लोग मात्रिक छंदों की। तो मात्रिक छंद, ये छंद मात्रा की गणना पर आधारित रहता है, इसलिए इसका नाम मात्रिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंदों का विवेचन इस प्रकार से, सबसे पहला आ गया इसमें चौपाई। ये सममात्रिक छंद है, इसमें समान मात्राएं रहती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, किसमें? चौपाई में। तो इसलिए इसको चार पाई मतलब 4 पादों वाली होती है ना, ये 4 चरण वाली, सभी चौपाई कहते हैं। 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, मतलब 16 इधर हो गई, 16 इधर हो गई, 16 इधर हो गई और 16 इधर हो गई। कितनी हो गई टोटल? 64, है ना। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16 मात्रा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरसि अनुराग, अमिय मूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवार। श्री रामचरितमानस जी पूरी की पूरी जो है वो चौपाइयों में ही लिखी हुई है, ठीक है, ज़्यादातर चौपाइयों में लिखी हुई है। और उसके बाद आती है बात रोला, जिसको काव्य छंद भी कहा जाता है। रोला को क्या है? ये 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उसमें 16 थी किसमें? चौपाई में। और रोला में कितनी? 24। तथा 1 व 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। 11 व 13 मात्राओं पर यति। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। जैसे हे दवा ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो यहाँ कौन सा छंद था? अरोला, ठीक है। तो हरिगीतिका छंद है, वार्णिक छंद है ये भी। एक 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब समान मात्राओं वाला, जैसे चौपाई था। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अब इसमें 28 मात्राएं होगी, ठीक है, किसमें? हरिगीतिका में। सबसे पहले पढ़ा हमने चौपाई। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 होती हैं। चौपाई के बाद हमने क्या पढ़ा बताइए? चौपाई के बाद किस छंद की बात की हमने? वो थी रोला की। चौपाई के बाद रोला। तो रोला के बाद कौन सा छंद आया अभी हमारे सामने? रोला के बाद है हरिगीतिका। हरिगीतिका में कितने वर्ण मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं, ठीक है। अंत में लघु और गुरु होता है तथा 12वां मात्राओं पर यति होती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ये पूरा फॉर्मूला, 28 मात्राएं। मन जाहि राच्यु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निदान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावर, इहि बांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षित, अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। अथवा एक उदाहरण ये भी है, हरिगीतिका शब्द 4 बार लिखने से उक्त छंद का एक चरण बन जाता है। हरिगीतिका शब्द अगर आप 4 बार लिखोगे हरिगीतिका, तो उक्त छंद का एक चरण बन जाता है। जैसे हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, तो कितने हो गए? एक चरण में कितने वर्ण होंगे? मात्राएं होंगी 28, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास दोहा छंद। ये बहुत प्रसिद्ध है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये याद रखना, ठीक है। ये सममात्रिक छंद नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 आती हैं। इस तरफ इसकी 13-13 होती हैं और इस तरफ इसकी 11-11 होती हैं। 13 और 11 कितने हो गए? 24, है ना। जैसे 24 मात्राएं, मेरी भवबाधा हरऊ, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। इस तरह से सोरठा है, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 होती हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 होती हैं, ठीक है। इस तरफ इसकी 11 होती हैं, इस तरफ इसकी 13 होती हैं। दोहे में क्या होता है कि ये 13 इस तरफ होती हैं, 11 इस तरफ होती हैं, उलट है थोड़ा सा।
मात्राएं सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वेसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। इसकी जो है तुक भी नहीं मिलता। उसके बाद उल्लाला छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 15 और 13 कितने हो गए टोटल 28। जैसे हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। उसके बाद है छप्पय। छप्पय बहुत मशहूर है छंद। ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, ये विषम है, ये सम नहीं है, ये विषम है। कौन सा? छप्पय। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, अंतिम 2 चरण इसके क्या होंगे? उल्लाला के होंगे और प्रथम 4 चरण रोला के, मतलब मिक्सअप है ये। जैसे नीलांबर बरिदान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की। तो ये था उल्लाला छंद। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। अब उसके बाद हमारे पास वरवई। ये छंद भी बहुत पॉपुलर है। वरवे के प्रथम और तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 7 मात्राएं होती हैं। इस तरफ इसकी 12 रहती हैं, इस तरफ इसकी 7 रहती हैं। 12-7 12-7। इसी प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं हो जाती हैं। 12 और 7 मिला के 19 होती हैं, तो 19 हो जाती हैं। किसमें? छप्पय में। जैसे तुलसी राम नाम सम्मीत न आन, जो पहुँचा रामपुर तनु अवसान। उसके बाद है गीतिका छंद। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। इस तरफ 14 होती हैं, इस तरफ 12 पर 14-12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। जैसे ये, ठीक है, 14-12, इस तरफ 14 हो गई, इस तरफ 12 हो गई, तो टोटल 26 मात्राएं थे। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों पे शूल से गढ़ने लगे। उसके बाद है वीर। आला भी कैसे हैं? तो आला छंद। वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16, 15 पर यति देकर 31 मात्राएं होती था। अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। किसमें? वीर छंद में। इसको आला छंद भी कहते हैं। तो 16 और 15 मिलाकर 31 होते हैं, तो 31 मात्राएं होती हैं। जैसे हिमगरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल शाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अब कुंडलिया छंद है। ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। कुंडलिया में कितनी होती है? 24 मात्राएं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। पहले 2 चरण इसके दोहा हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद के 4 चरण जो क्या हो गए? रोला हो गए। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुंथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कह देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, पहले 2 दोहा रहे रोला, अंतिम 4 रहे जहाँ 24 कला कुंडलिया के सार। कुंडलिया का सार चरण 6 यहाँ विराजे, दोहा अंतिम 5 सरोला आदि ही छाजे। पर सभी के अंत शब्द वह ही दोहराले, दोहा का प्रारंभ हुआ है हो जिससे पहले। तो ये हमारे छंद थे जिसे हमने पढ़ लिया। आपने वीडियो अंत तक देखी है अगर, तो आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ा होगा ज़रूर, मुझे विश्वास है। इन छंदों के अलावा कुछ और छंद आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। अगर आप इन छंदों को और भी थोड़ा स्लोली थोड़ा समझते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, थोड़ा ऊपर से अपना भी दिमाग इस पे लगाते हैं, तो ये छंद जो हैं आपको एकदम आराम से आने लग जाएंगे। आपको छंदों की अहमियत तो इस वीडियो में पता चल ही गई है कि छंदों के बिना जो है कोई भी कविता नहीं लिखी जाती है। ठीक है, जब कविता नहीं लिखी जाती है, कोई श्लोक दोहा नहीं लिखा जाता, तो वो मतलब एक व्याकरण ढांचे में डली हुई कविता नहीं कहलाती है। तो अच्छी कविताएं वही होती हैं जिनके ऊपर छंदों का एक आच्छादन हो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कम था, एक वीडियो और भी बनाएंगे हम लोग छंदों के ऊपर, जो इसके निष्कर्ष के रूप में होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, मुझे उम्मीद है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वाली वीडियोस जो हैं उनको भी देखिए और देखते रहें संस्कृत सरिता। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।